हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन शेप दे सकती है। तो चलिए सुनते आज की कहानी। आज की कहानी हमने लाई है अमेरिका से। आज की कहानी है ब्रुकलिन ब्रिज और वॉशिंगटन रूबलिंग की। न्यूयॉर्क शहर एक कॉन्ग्लोमरेशन है डिफरेंट एरियाज का, जिसमें से मैनहट्टन एक पार्ट है और लॉन्ग आइलैंड एक पार्ट है। 1870 में एक सिविल इंजीनियर था जिसका नाम था जॉन रूबलिंग। जॉन रूबलिंग का एक ड्रीम था कि मैनहट्टन को और लॉन्ग आइलैंड को कनेक्ट किया जाए, और उसमें सिर्फ एक ही डिफिकल्टी थी। इन दोनों के बीच से एक नदी जाती है जिसका नाम है ईस्ट रिवर। ईस्ट रिवर की कंडीशंस बहुत चैलेंजिंग हुआ करती थी और उसके ऊपर ब्रिज बनाना एक इम्पॉसिबिलिटी माना जाता था। जब पहली बार जॉन रूबलिंग ने यह आइडिया अथॉरिटीज के साथ डिस्कस किया तो हर किसी ने उस आइडिया को नकार दिया। ईस्ट रिवर का वाटर फ्लो कंसिस्टेंट नहीं था, उसकी डेप्थ बहुत थी और उस वक्त कोई टेक्नोलॉजी ऐसी थी नहीं जिसके बेसिस पर वो ब्रिज बनाया जा सके। सो बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स ने ये बोल दिया था कि ये ब्रिज शायद नहीं बन सकता। लेकिन जॉन रूबलिंग तो सोचकर चले थे कि ये ब्रिज बनाना ही है। उन्होंने अपने बेटे वॉशिंगटन रूबलिंग के साथ अपना प्लान डिस्कस किया और एक छोटा सा ब्रीफ लेआउट बनाया। जॉन रूबलिंग अपने बेटे वॉशिंगटन रूबलिंग को लेकर उस टाइम के जो मेयर थे न्यूयॉर्क के, उनके पास गए और अपना प्लान समझाया। एक बार नहीं, पूरे 11 बार उन्होंने प्लान समझाया और फाइनली मेयर ने एक भरोसा दिखाया कि चलो स्टार्ट करके देखते हैं। 1870 में काम स्टार्ट हुआ। इस ब्रिज के लिए जॉन रूबलिंग और वॉशिंगटन रूबलिंग ने ब्रिज बनाने का एक नया तरीका इजाद किया, इन्वेंट किया। उस तरीके का नाम था काइसन ब्रिज। काइसन ब्रिज में ब्रिज का फाउंडेशन जो है वो नदी के बेड तक डीप बनाया जाता है और उसके लिए कॉम्प्रेस्ड एयर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उस जमाने में जब कॉम्प्रेस्ड एयर यूज किया जाता था तो इट वाज अ वेरी रिस्की टास्क। और ब्रिज स्टार्ट होने के कुछ महीने बाद एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें जॉन रूबलिंग की डेथ हो गई और वॉशिंगटन रूबलिंग को बहुत इंजरीज हुई। अपने फादर का ड्रीम आगे बढ़ाते हुए वॉशिंगटन रूबलिंग ने काम जारी रखा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि कॉम्प्रेस्ड एयर जब आप यूज करेंगे तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे जो उस जमाने में लोगों को पता नहीं थे। और उसी के चलते बहुत लोगों को एक बीमारी हुई जिसका नाम था डीकॉम्प्रेशन सिकनेस। और इस डीकॉम्प्रेशन सिकनेस से वॉशिंगटन रूबलिंग भी नहीं बच पाए। 1 साल के भीतर वॉशिंगटन रूबलिंग की बोलने की और चलने की क्षमता खत्म हो गई। He was not able to walk, he was not able to talk। और इसके साथ ही ब्रुकलिन ब्रिज का सपना भी स्टैंड स्टिल पर आ गया। जिन एक्सपर्ट्स ने स्टार्टिंग में कहा था कि यह ब्रिज बनाना इम्पॉसिबल होगा, अब शायद उनकी बात सच हो रही थी और पूरी दुनिया यही कह रही थी कि देखो हमने बताया था। भले ही वॉशिंगटन रूबलिंग बेडरिडन थे, बट उनकी दिल की वो तमन्ना, उनकी आंखों का वो सपना वैसा ही था कि हमको ब्रुकलिन ब्रिज बनाना ही है। उन्होंने बहुत सारे इंजीनियर्स को अपने साथ बुलाया, कंसल्ट किया, आंखों से बताने की कोशिश की, लेकिन कोई उनकी बात समझ नहीं पाया। जब आप सही तरह से इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दे पाएंगे तो ब्रिज बनेगा कैसा। एक ऐसी विकट परिस्थिति वॉशिंगटन रूबलिंग के सामने आ गई थी जिसका कोई हल उनको दिख नहीं रहा था। लेकिन ऐसे वक्त ही उनका कोई अपना उनके काम आया। उनकी वाइफ एमिली रूबलिंग एक पढ़ी लिखी औरत थी और सालों से वॉशिंगटन रूबलिंग और जॉन रूबलिंग के साथ वो सिविल इंजीनियरिंग का वर्क देखते आ रही थी। जॉन रूबलिंग और वॉशिंगटन रूबलिंग ने ब्रुकलिन ब्रिज के पहले भी 2-3 ब्रिज बनाए थे जिनका काम एमिली रूबलिंग ने देखा था, और वो जानती थी कि उनके पति का ये सपना कितना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उनके पति के लिए नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के लिए। वॉशिंगटन रूबलिंग जिस रूम में बेडरिडन थे उसकी खिड़की से उनको ब्रुकलिन ब्रिज दिखता था। वो आधा अधूरा ब्रिज जो शायद अब कभी पूरा नहीं होगा, वो उनको आंखों से दिखता था। उनको इस चीज का दुख होता था कि ये ब्रिज स्टैंड स्टिल पर आ गया है। भले ही वॉशिंगटन रूबलिंग बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, पर उनकी कुछ उंगलियां हिलती थी। और धीरे धीरे वॉशिंगटन रूबलिंग ने अपनी उंगलियों को हिलाना शुरू किया, अपने माइंड से उंगलियों को एक पैटर्न देना शुरू किया। वो रोज अपने वाइफ का हाथ पकड़ते थे और उस पे उंगलियां कुछ ऐसे हिलाते थे जिससे एक कम्युनिकेशन कोड डेवलप हो सके। और शायद एमिली रूबलिंग की वो अंडरस्टैंडिंग थी जिसके तहत उन्होंने वो कोड डिकोड भी किया। एमिली रूबलिंग ने ना सिर्फ अपने पति की बात समझने का मैकेनिज्म डिकोड किया, बट उन्होंने हिम्मत दिखाई और अथॉरिटीज को अप्रोच किया और उनको कन्विंस किया कि ब्रुकलिन ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसको कंटिन्यू करना चाहिए, और शायद अगर सब इंजीनियर मिलकर ये काम करे तो ये काम सक्सेसफुली किया जा सकता है। फिर से एक बार न्यूयॉर्क के एडमिनिस्ट्रेशन ने रूबलिंग्स पे भरोसा दिखाया और काम फिर से शुरू हुआ। वॉशिंगटन रूबलिंग रोज एमिली रूबलिंग के हाथ पर टैप करते थे। एमिली रूबलिंग उस मैसेज को डिकोड करती थी, उसको लिखती थी और वो लिखा हुआ मैसेज इंजीनियर्स को पहुंचाया जाता था और उस तरह से ब्रिज का काम शुरू हुआ। वॉशिंगटन रूबलिंग शायद दुनिया के पहले ऐसे इंजीनियर हैं जो बेडरिडन रहते हुए भी, प्रोजेक्ट पर अवेलेबल ना रहते हुए भी, साइट पर अवेलेबल ना रहते हुए भी ब्रिज का काम इफेक्टिवली मॉनिटर कर रहे थे। और उनको ये सारा प्रोग्रेस जो है उनकी खिड़की से दिख रहा था।
ये सिलसिला एक नहीं, दो नहीं, पूरे 13 साल चला। 1870 में जिस ब्रिज का काम शुरू हुआ था, फाइनली इन 1883 दैट ब्रिज गॉट कंप्लीटेड। ब्रुकलिन ब्रिज आज दुनिया का फर्स्ट वायर सस्पेंशन ब्रिज माना जाता है। ब्रुकलिन ब्रिज दुनिया का पहला काइसन ब्रिज माना जाता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज दुनिया का बेंचमार्क मानी जाती है ब्रिज बनाने के लिए। तो हम सैल्यूट करते हैं स्पिरिट ऑफ जॉन रोबलिंग, द स्पिरिट ऑफ वॉशिंगटन रोबलिंग एंड एमिली रोबलिंग, जिन्होंने अपने सपने को खारिज नहीं होने दिया, जिन्होंने लोगों की बात सच नहीं होने दी कि ये ब्रिज नहीं बन सकता। उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने विश्वास रखा कि ये ब्रिज बन सकता है, उसकी जरूरत को जाना और फाइनली बेड पर रहते हुए भी उन्होंने वो ब्रिज बनाकर दिखाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको क्या सीखना चाहिए? हम बचपन से सुनते आ रहे होंगे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह है वहां राह है। और ब्रुकलिन ब्रिज इस मुहावरे का एक ज्वलंत उदाहरण है कि किस तरह से अगर कुछ लोग जिंदगी में ठान ले कि हमको कुछ कर दिखाना है, हमको कुछ ऐसा अचीव करना है जो दुनिया को इम्पॉसिबल लगता है, तो किया जा सकता है अगर आपके पास चाह है। 1870 में जो एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद कोई नॉर्मल इंजीनियर होता तो शायद वो काम छोड़ देता, लेकिन वॉशिंगटन रोबलिंग ने वो काम नहीं छोड़ा, उसके पीछे कंसिस्टेंटली लगे रहे, क्योंकि उनके दिल में वो डिटर्मिनेशन था कि मेरे फादर का जो सपना था मैं पूरा करूंगा। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो आप आंख बंद करके देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और शायद यही सच था वॉशिंगटन रोबलिंग के साथ। उनके इसी स्पिरिट को हम सैल्यूट करते हैं। दूसरा लेसन जो हमको इस स्टोरी से सीखना चाहिए वो है एमिली रोबलिंग का। प्यार करने का दावा तो हर कोई करता है, समझने का दावा तो हर कोई करता है, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जहां कुछ समझ पाने की पॉसिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो गई हो, वहां पर भी समझने की कोशिश करना, वहां पर भी अपने पार्टनर का साथ देना, एक ऐसी क्वालिटी एमिली रोबलिंग में थी जो शायद बहुत कम लोगों में पाई जा सकती है। उन्होंने ना सिर्फ वॉशिंगटन रोबलिंग की बातें समझी, उन्होंने वो बातें सही तरह से इंजीनियर्स को समझाई, डिकोड किया और वॉशिंगटन रोबलिंग की जगह जाकर सुपरवाइज भी किया कि ब्रुकलिन ब्रिज बनना ही चाहिए। भले ही ऑन द पेपर वॉशिंगटन रोबलिंग उस प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर थे, भले ही आइडियाज वॉशिंगटन रोबलिंग के थे, लेकिन जो इंप्लीमेंटेशन था उसको करवाने की पूरी जिम्मेदारी एमिली रोबलिंग ने खुद पर ली। एक औरत का पढ़ा लिखा होना कितना इंपॉर्टेंट होता है हम इस स्टोरी से जान सकते हैं। हम सैल्यूट करते हैं एमिली रोबलिंग के उस स्पिरिट को। इस कहानी में एक और ग्रुप ऐसा था जो सैल्यूट डिजर्व करता है, वो था द टीम ऑफ इंजीनियर्स। 13 साल आपको ऐसे आदमी से इंस्ट्रक्शन लेना है जिसकी सूझबूझ पर डाउट है। 13 साल एक ऐसे आदमी से आपको इंस्ट्रक्शन लेना है जो बेड रिडन हो गया है, जो बीमार पड़ गया है। लोगों ने वॉशिंगटन रोबलिंग के आइडियाज पर विश्वास किया, इंजीनियर्स ने अथक प्रयास किया कि वो आइडियाज इंप्लीमेंट किए जा सके। और शायद ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आए होंगे जहां आइडियाज पूरी तरह से क्लियर ना हो, वहां पर शायद उस टीम ने अपना इनोवेशन लगाया होगा और उस ब्रिज को पूरा किया। तो उस टीम एफर्ट को भी हम सैल्यूट करते हैं। इस कहानी में एक और ऐसी पार्टी है जो सैल्यूट डिजर्व करती है और वो है न्यूयॉर्क सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन। जिस समय पर पूरी दुनिया ये कह रही थी कि वो ब्रिज नहीं बन सकता, उस समय पर न्यूयॉर्क एडमिनिस्ट्रेशन ने जॉन रोबलिंग को हेल्प किया। जब 1870 में वो एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद भी न्यूयॉर्क एडमिनिस्ट्रेशन ने उम्मीद नहीं हारी और वॉशिंगटन रोबलिंग ने जब एक प्लान बताया कि किस तरह से मैं मेरे आइडियाज कम्युनिकेट कर सकता हूं, एमिली रोबलिंग ने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ मैं वो मैसेजेस डिकोड करूंगी और इंजीनियर्स को बताऊंगी और शायद ये प्रोजेक्ट पूरा किया जा सकता है, उस समय पर भी न्यूयॉर्क एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी बातों पर विश्वास किया। सिर्फ विश्वास नहीं किया, उन्होंने करोड़ों डॉलर्स वहां पर इन्वेस्ट भी किए। और आज ब्रुकलिन ब्रिज न्यूयॉर्क की शान माना जाता है। आप कोई भी मूवी देख लीजिए, आप कोई भी न्यूयॉर्क का फोटो देख लीजिए, ब्रुकलिन ब्रिज एक ऐसी जगह है जो उस फोटो में, उस वीडियो में आती ही आती है। ब्रुकलिन ब्रिज सिर्फ न्यूयॉर्क का एक आइकॉनिक मोन्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक आइकॉनिक इंस्पिरेशन है पूरी दुनिया के लिए कि जहां चाह है वहां राह जरूर मिल सकती है अगर आप चाहे तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियां हम आपके लिए लाते हैं जो आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन शेप दे सकता है। अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें यह भी बताइएगा कि आप किस तरह की कहानी और सुनना चाहेंगे, ताकि हम आपके लिए कुछ नई नई कहानियां ला सके आपकी डिमांड पर। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।